Assalamu alaikum. In today's episode, I have a very special guest with me. This is the fourth time that she has been elected as a member of the National Assembly. She began her political journey by contesting for the local bodies elections. However, all these achievements are not the reason why I requested her to come to my podcast. The main reason is that she holds a PhD from the Oxford University in anthropology. An anthropologist or anthropology is a subject where we study how societies are formed. And I believe that a person who knows anthropology or who knows how society is constructed, only that person would know best how we can help better the society. Therefore, I believe that she is the best person to have in the parliament. I have with me none other than Dr. Nafisa Shah. Madam, Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. It's a pleasure to be here Thank you, madam. looking forward to our conversation. So, madam, how are you? I'm fine, thank you. Madam Asha, you are amongst the very few women who really contested the elections, who defeated a very heavyweight candidate in its opposition, and you made yourself a member of the parliament for the fourth time. Madam, what is the difference between a woman who gets to the parliament on a woman reserved seat, whereas a one like you who contests the elections practically? So let me acknowledge कि अगर मैं इस वक्त पार्लियामेंट में हूँ तो इसमें मेरी पार्टी का भी किरदार है और मेरे ख़ानदान का भी किरदार है. इस वक्त ये जो पीटीआई फिनोमेना है उसके बाद जो लेगेसी पॉलिटिशियंस हैं उनको लोग कुछ अच्छा नहीं समझते. वो कहते हैं ये तो मौरूसियत है. लेकिन मैं बहुत प्राउडली बताना चाह रही थी कि मेरा क्योंकि फैमिली जो है वो सियासत में रही है तो मेरी एंट्री पॉइंट जो है वो उसी मौरूसियत की वजह से है. ये नहीं है कि मुझे काम नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. लेकिन मौरूसियत के साथ साथ पार्टी भी है. मेरा ताल्लुक थ्रू जनरेशन से तीसरी जनरेशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है. और जो अगर मुझे सीट मिली है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार मेरी जमात का भी है, जिसने मुझे इसका वर्दी समझा कि मैं जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हूँ. और फिर उसके बाद आप तीसरा क्रेडिट मुझे दे दें तो पहला क्रेडिट मौरूसियत क्या मेरे वालिद जिन्होंने मुझे इसमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया. घराना सियासी घराना एक खुद ट्रेनिंग ग्राउंड होता है. सेकंड क्रेडिट मैं अपनी जमात को, इनफैक्ट पहला क्रेडिट तो मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दूंगी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हम उनके साथ जुड़े रहे हैं. और फिर ये भी मैं बताती चलूं कि मेरी ये ग्रेजुएशन हुई है जनरल सीट पर. तो मैं उन सियासतदानों में हूँ जो बुनियादी जो सियासत का सुतून है वो बल्दियात है. मैं और मेरे वालिद दोनों बल्दियात से हमने अपनी सियासत का आगाज़ किया और मैंने बल्दियात से आगाज़ किया. फिर मैं रिज़र्व सीट पर गई. पार्टी ने मुझे कहा कि आप रिज़र्व सीट पर आए तो फिर मैंने लबैक किया पार्टी के फैसले को. फिर मैं रिज़र्व सीट पर आई और फिर उसके बाद जो 2 रिज़र्व सीट्स के बाद मुझे ये एजाज़ हुआ कि अब मेरा दूसरी दफ़ा है कि मैंने कॉन्टेस्ट किया है. लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि मैं उन ख़वातीन से हूँ जो बरह रास्त, शायद हमारी ट्रेनिंग शहीद बीवी ने की, हमने उनको देखा कि वो हर जगह जाती थीं. वो वोट मांगने ना गरीब देखती थी, ना अमीर देखती थी, ना झोपड़ी देखती थी, ना महल देखती थी. वो एक फ़र्द की इज़्ज़त और वोटर की जो इज़्ज़त है, जो आईनी सिस्टम है हमारा, उसको देखकर वो हर घर के पास जाती थी. तो उसके तहत हमारी बरह रास्त पॉलिटिक्स है, so which I'm proud of. 2 decades ago, you began this system for the reserve seats. Credit goes to General Musharraf. तो 20 सालों में इसकी वजह से क्या मुस्बत असरात मुरतब? देखिए, अब मैं एक जनरल को कोई क्रेडिट नहीं देना चाह रही. वो इसलिए कि जनरल जब आता है, कोई भी जनरल जब आता है तो उसका कोई हल्का नहीं होता, उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती. वो सारे कानून पामाल करके आता है, वो अपने आप में कानून होता है और वो पूरी चीज़ लताड़ कर, सारी रियासत का ढांचा लताड़ कर वो अपने शख्सियत पे आके आ जाता है और एक ताकत की बुनियाद पर आता है. तो फिर वो लेजिटिमेसी सीख करने के लिए कभी बल्दियात में जाके छुपता है, कभी ख़वातीन की रिजर्व सीट्स में छुपता है. जनरल अयूब जो है बेसिक डेमोक्रेसीज में जाके छुपा. जनरल ज़ियाउल हक ने भी आके बल्दियात के सारे सिस्टम्स इन प्लेस किया और सूबों को उसने वीक किया. और जनरल मुशर्रफ ने भी जिस बल्दियाती निज़ाम के तहत मैं सियासत में आई, वो भी जनरल मुशर्रफ ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनाने के लिए एक चीज़ की और वो भी फिर
ये भी मिथ है कि जनरल मुशर्रफ का बलदियाती निज़ाम कोई बेहतर था, तो जनरल मुशर्रफ का बलदियाती निज़ाम जो है अनसस्टेनेबल था। और फिर ये ख़वातीन की कंस्टिट्यूएंसी, और उसमें ये भी आप क्रेडिट दें कि सारी की सारी जमातों ने उसको वोट किया पार्लियामेंट में। दे सेड यस, एनीथिंग टू डू विद वुमेन वी सपोर्टेड। तो 20 साल के बाद मैं यही कहूँगी कि देखें, जहाँ तक हमारा ख़वातीन का पार्लियामेंट में किरदार है, तो women have changed the culture of the parliament. Because, or women, this is across the general, and because women generally, एक तो उनका एजुकेशन लेवल अगर आप देखें तो उनका एजुकेशन लेवल higher than males, and this is for both general and reserve seats. They tend to have a better education system. Second, ख़वातीन जो है स्पेशली रिजर्व सीट वाली, शायद उनके पास ये कि क्योंकि हल्के की परेशानियां नहीं है, तो वो मेहनत करती हैं, और वो जो हमारा हाउस में बिजनेस होता है डेली की बुनियाद पे, किसी भी दफ्तर में आप जाते हैं, आपका भी डेली एजेंडा होता है कि आज हमें ये करना है, तो हमारा डेली एजेंडा शीट होता है ऑर्डर्स ऑफ द डे के नाम पे, और उसमें ऑर्डर्स ऑफ द डे में मुल्क के हवाले से आप गुफ्तगू करना चाहें, कोई सीरियस इशू है उस पर कोई पॉइंट रेज करना चाहें, डिबेट करना चाहें, आप कोई कानून लेके आना चाहें, सारे ऑर्डर्स ऑफ द डे में तरतीब दी हुई होती है। उसमें ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप रिप्रेजेंटेशन से देखें कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन 22% है या 20% है, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो 40 से 50% होगी ऑफ द एजेंडा। तो ख़वातीन होमवर्क करके बिजनेस डालती हैं। जो पहला आइटम होता है हमारा ऑर्डर्स ऑफ द डे, वो सवालात होते हैं जो हम वजीरों से पूछते हैं। उसमें भी ख़वातीन की प्रोपोर्शन आप देखें तो परफॉर्मेंस वाइज पाकिस्तान की ख़वातीन ने प्रूव किया है कि वो एक ही अपॉर्चुनिटी में एक्सेल करती हैं, ओवर परफॉर्म करती हैं कंपेयर टू द मेल कॉलीग्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि ये हमें डिबेट करना होगा कि क्या ख़वातीन जो रिजर्व सीट पर आई है वो they are making a difference in the parliament. They are bringing good policy, good legislation, representation भी उनकी अच्छी है, presentation excellent. लेकिन क्या वो खुद empowered है उस तरीके से, और क्या हमारी लार्जर जो ख़वातीन हैं, क्या उनके empowerment में contribution हुआ है या नहीं हुआ है, ये बहुत बड़े सवालात हैं। और मैंने पहले भी इसी आपके सवाल का पहले जवाब दे दिया कि मैं समझती हूँ कि हमें कोटास को अब इवॉल्व करके एसएसएस या तो सियासी जमातें ये फैसला कर लें कि हम हर चौथी पांचवी सीट खातून को देंगे, जो जीत सकते हैं वो जीत के आ जाए, तो उस वक्त फिर ये फर्क मिट जाए। और हमें ये जो 20% है ये भी बहुत कम है। मैं चाहती हूँ, मेरा विजन ये है, मेरी पार्टी का भी यही विजन है कि हम 33% तक लेके आए एटलीस्ट। आइडियल टाइप तो ये है कि 50-50 होना चाहिए, लेकिन जब तक वो हो, लेकिन 33% पर हमें मेहनत करनी होगी। एक एफर्ट ये हुआ था और मैंने वो लॉ डाला था, लेकिन उसके तहत फिर हमें उससे आधा मिला, क्योंकि मैं जब पहली दफा पार्लियामेंट में आई 2008 में, 2008 वाली पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वजूद में आई, और ये वो पार्लियामेंट थी जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में उसने बहुत किरदार अदा किया। हम एक दर्द और एक बर्डन उठा के पार्लियामेंट में आए थे। मैं बिलखुसूस, मुझे याद है उस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें मैंने अपने वालिद की मदद की, और ऊपर जो एक सीट जो पार्टी ने जिसको भी दी उसकी भी मैंने मदद की, तो मैंने कैंपेन काफ़ी किया। ड्यूरिंग दैट कैंपेन बीबी की शहादत हुई, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा सानिया था। हमारी फैमिली के लिए आप समझें कि हमारे सब कुछ लुट गया, जैसे कहते हैं ना कि बर्बाद हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली जरदारी साहब ने पार्टी को एक बहुत सुलझे हुए तरीके से उन्होंने उसको एक डायरेक्शन दी, संभाला। जब पार्लियामेंट जैसे वजूद में आई तो हमने ये कहा कि हम खवातीन के लिए कुछ करें, और उस वक्त की स्पीकर एक खातून थी। हमने ये फैसला किया, जिसमें मेरा भी उसमें एक छोटा सा रोल है। हमने ये फैसला किया कि हम बीबी शहीद के नाम पर एक ऑल पार्टीज फोरम बनाएंगे खवातीन के लिए, और उसमें हम ये फैसला हमने किया कि जो पार्लियामेंट होती है वो डिवीजन पर चलती है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट का नक्शा ही ऐसा है कि इसके दो हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट,
ट्रेजरी एंड वो, तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड। किसी भी चीज पर अगर मैं उठ के कहूँ, मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूँ और मैं ये उठ के कहूँ कि ओ वो द स्काई इज ब्लू, तो ऑपोजिशन वाला कहेगा द स्काई इज ब्लैक, और वो कहेगा क्योंकि उसको अपोज करना है विदाउट इवन सीइंग द लॉजिक। या ऑपोजिशन अगर कुछ कहता है तो मैं उसको नफी करूंगी इसकी। तो एवरीथिंग गोज बाय डिविजन बिकॉज पीपल वांट टू सी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट्स डेमोक्रेसी and not any, I mean, मैंने एक analogy जो draw की, not necessarily like that, but sometimes things are based on facts and the government may exaggerate something, the opposition may bring it on the ground, but it is a divided house and everything is divided in that. We decided as far as the gender goes, as far as women go, we will not allow division. It was a big achievement. तो उस पे हमने all parliamentary caucus बनाया, उसमें हमने काफी legislation की, और एक legislation which is bringing back to the point of women's representation, वो ये थी कि आप ठीक है ये कोटा जो है 17% इज फाइन, लेकिन हमें पार्टीज को अब बाउंड करना है कि वो जनरल सीट्स पर खवातीन को लाएं। तो मैंने एक लेजिस्लेशन दी, उसमें काफ़ी और भी खवातीन ने साइन किया, मेरी कोलीग्स ने, एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम। वो उसमें हमने ये फैसला किया, हमने प्रपोज किया कि 10% हर पार्टी नॉमिनेशंस खवातीन को देगी। तो वो तो नहीं, जब नेक्स्ट राउंड में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए तो उन्होंने 5% कोटा रख दिया, तो हर पार्टी 5% कोटा खवातीन को देती है नॉमिनेशंस, जिसमें इस वक्त मैं भी उसी कोटा पर मुझे पार्टी ने दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इसलिए इफादत नहीं है कि नॉर्मली पार्टीज जो है वो ऐसी सीटें खवातीन को देंगी जो वो हारेंगी, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आल्सो हैव टू चेंज। एब्सोल्युटली मैडम, लेट्स सपोज कि कल को आपकी जो ड्रीम है वो अचीव हो जाती है और हम मास लेवल पर जो है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन खवातीन के लिए देखते हैं, उसमें उन खवातीन के लिए आपके पास क्या मैसेज है, या जो खवातीन से आपको देख रही हैं हु आर नियरली एज लिटरेट या वेल टू डू, जो पॉलिटिकल अरीना में आना चाहें, उनके लिए क्या राउट है? चलें, एज लाइक यू सेड कि सिंस यू हैड अ फैमिली बैकग्राउंड दैट मेक थिंग्स इजी फॉर यू टू गेट देयर, बट उन लोगों के लिए जिनका भी कोई इस तरह फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू नहीं की, हाउ कैन दे मेक इट टू द पार्लियामेंट? देखिए, दैट्स द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, हम कहते हैं वर्कर्स। तो दोज वर्कर्स, जैसे आई वांट टू गिव यू द नेम ऑफ फौजिया वहाब, मरहूम साहिबा, her son is now very active, is the mayor of Karachi. So she was a worker who came from the basics. She became a political worker, PSF में वो आई, PSF से she graduated, then she actually became an information secretary, which is one of the top positions a party can give. I have the honor also of being an information secretary of my party. So I think that, there are, of course, avenues. If you are a worker, your entry point is through a student group, your entry point is through a youth forum, your entry, मतलब आप तंजीम में आ जाए। Tanzeem is, for me, the most important thing. Tanzeem se phir you can be picked up by the party. They'll see कि किसमें अहलियत है. You could be a good debater. You could have had a good struggle. और पार्टी के अपने evaluation forums होते हैं, कमिटीज होती हैं, बोर्ड्स होते हैं, तो फिर you can be picked up. और इस वक्त भी अगर आप women reserve seats पर देखें, I want to give the name of my colleague, and she's wonderful. इस वक्त वो Women Parliamentary Caucus को head करिए, शाहिदा रहमानी. She comes from a humble background from Karachi. Was picked up as a worker, nominated, became the president of the division, and now this is also her third or fourth term in the parliament. So she's, there are the best way to enter is through the organization. आप ऑर्गेनाइजेशन में आए, बेसिक लेवल पर आ जाए, और द सेकंड स्टेप इज बल्दियात, बिकॉज बल्दियात इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोरम, जिसमें अगर आप बेसिक स्ट्रीट लेवल की सियासत करते हैं, थाना कचहरी की सियासत करते हैं, लाइटें फिक्स करते हैं, पेपर लगवा लेते हैं, तो फिर आप काउंसलर बन जाए, पार्टी विल पिक यू अप, बिकॉज इलेक्शंस एक ऐसी चीज है जहां पर मेरिट जरूर का होता, पार्टी विल सी कि ये मेहनत करता है, ये जीत जाएगा. So start working on your street, fix up your roads and start working on that, then apply for the ticket, then you move on. So that these are the two ways that I can think of. Then there is a top-down approach, which is not for me, something which I'm like, हम जितने भी मौरूसियत में आए,
हम अभी भी अपना जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको नहीं भूले, बिकॉज इफ यू आर the basic politics begins at the basic level, which is the local politics. So the local politics is something that I think is the best way to do entry point. Whether it is as a political worker, even then you enter from the basic forum, and the other is, unless you are like हमारे जैसे the Bhutto family है, वो तो उनकी तो एक ऐसी legacy है कि वो, you know, apart from that, everybody has to work to get into any forum in the party. Wonderful. Madam, let me share something with you. So one of my cousins is also a parliamentarian, and the moment she became a parliamentarian, मैंने उनसे अपनी एक लाइफ लॉन्ग डिजायर शेयर की, वो ये कि जब से छोटा था तो मैं रोड पर कभी देखता था कि कोई गधे को जो है अगर मार रहा है, गधा चलाने वाला खुद, या कोई कुत्ते पे पत्थर मार रहा है, तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता। आई वॉज nearly 16 or 17 when she became a parliamentarian, so I requested her कि भाई इसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ करना है, and successfully she came up with a legislation in the Senate Parliament. I was so happy on that. अच्छा, but just last year something happened with me which really made me wonder कि फायदा क्या हुआ सब कुछ करने का, और वो ये कि मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा कि जिसमें बहुत ही ब्रूटली जो है वो एक एनिमल अब्यूज हुआ, एंड द पर्सन हैड नो रिमोर्स, मतलब उसको ना कोई अफसोस था, और एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं पाओगे, एंड आई मेड श्योर कि मैं हर लेवल तक जाकर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रजिस्टर करूं, बट इवेंचुअली ही केम आउट टू बी दी करेक्ट वर्जन, एंड आई वाज रॉन्ग कि वाकई मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। तो फिर मैंने एक लाख में कुछ सोचा कि इतनी लेजिस्लेशन का, इतने इलेक्टोरल प्रोसेस का, इतनी मेहनत लगती है इलेक्शन में कामयाब होने में, इलेक्शन कंडक्ट होने में, पार्लियामेंट लॉ बनने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इवेंचुअली ऑन द ग्राउंड रिजल्ट जीरो हो जाता है। सो हाउ कैन यू कम फुल सर्कल? देखिए, ये तो एक ऐसा आपने बुनियादी सवाल मेरे ख्याल में हर सेक्टर पूछा का है जो ऐसा हम ही। सबको पिंच करता है। जी। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, मुझे 30 साल हो गए सियासत में, क्या मैंने जिस विजन से मैं आई थी, क्या मैंने वो कुछ अचीव कर लिया? अपने लिए तो नहीं, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, लोकल एरिया के लिए, खैरपुर के लिए, कराची के लिए। और मेरे बहुत मिक्स्ड आंसर्स होते हैं। पाकिस्तान में जो बुनियादी स्ट्रगल है वो रूल ऑफ लॉ की ही स्ट्रगल है, बिकॉज जमहूरियत उस वक्त तक अपने इफादियत उसकी नहीं होती जब तक आप रूल ऑफ लॉ मीन्स कि कोई जनरल आके अपना कानून नहीं बनाता है, कानून होता है, उसमें वो जनरल को भी कानून के दायरे में रहना होता है, आपको और मुझे भी कानून होता है। सो दैट रूल ऑफ लॉ इज समथिंग दैट is we really it's like a work in progress. और ये हम लोग तो ये लेजिस्लेशन का, मेरा तो काम है लेजिस्लेशन करना, मैं तो नई नई लेजिस्लेशंस लेके आऊंगी, फिर आफ्टर दैट हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो वो क्या गवर्नमेंट ऑफ द डे उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है नहीं पाती, उसके भी बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव के भी बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज इनफैक्ट सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर आप तारीख देखें, खास करके पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडरशिप के और डेमोक्रेटिक लीडर्स और पॉपुलर लीडर्स के, तो उनको तो पता भी नहीं होता कि वो कब जेल में होंगे और कब रेल में होंगे। आप सबकी हिस्ट्री देख लें। सो दे आर द वंस हु हैव एक्चुअली ऑलवेज ऑन अ टाइट रोप, बिकॉज जब आपकी एग्जीक्यूटिव को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, उनको अपनी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, अगर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे शहीद भुट्टो पॉपुलर हो गया तो उनको पीछे खींचा गया, बीवी बहुत पॉपुलर थी उनको पीछे खींचा गया, अकबर बुट्टी जो है उन्होंने आवाज उठाई लोकल लोगों के रिसोर्सेज की, उनको पीछे खींचा गया। तो ये जरदारी साहब 11 साल जेल में। सो इमरान भी शुड नॉट बी इन जेल आइडियली, no politician should be in jail. So yeah, rule of law is a struggle, and this is really young people like yourself. आप बाहर हैं, I wish one day you would come back and be one of the elected members or in the executive. तो ये this is something the youth of the country and us as politicians have to really work at. कि हम क्या वजह है कि हम रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं लेके आ सक रहे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास इतने कवानीन है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास वर्किंग पार्लियामेंट है, हमारी कई दफ़ा इलेक्शंस भी हो जाती हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो अभी भी हमारे उसमें बहुत कमजोरियां हैं।
मैडम एक और सवाल इसी हवाले से कि डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वो नंबर्स पर चलता है। हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट आपको मालूम है बहुत कम है। तो जब लिटरेसी रेट इतना कम है तो हम कैसे मासेस का वर्जन एक्सेप्ट कर सकते हैं व्हेन वी नो दैट दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड इंटेलिजेंसिया टू चूज वाइज। देखिए, मुझे इस डिस्कोर्स पे बहुत हैरत होती है कि हाउ कैन एन इंटेलिजेंट एजुकेटेड पर्सन हैव दिस काइंड ऑफ अ डिस्कोर्स। वी अस्यूम कि बंदा एक स्कूल में नहीं पढ़ा तो उसमें अकल नहीं है। अकल तो सब में है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फॉर्मल स्कूलिंग से नहीं गुजरे तो आपको अपने देखिए, हक तो हर सिटीजन को पता है। उस हर सिटीजन को पता है कि उसकी नीड्स क्या है। हर वोटर को पता है कि उसको क्या चाहिए। हो सकता है एक वोटर इलिटरेट हो, लेकिन उसको स्कूल की आपसे और मुझसे ज़्यादा उसकी अहमियत का पता हो और उसने कई सफ़र किए हो कि मेरे बच्चों को तालीम दें, लेकिन उसको तालीम नहीं मिल पाई बिकॉज़ रिसोर्सेज़ नहीं थे। बट दैट डज़न्ट मीन कि उसके पास सही अकल नहीं है कि वो चॉइसेस नहीं सही कर सक रहा। तो हम ऑलवेज़ पाकिस्तान के वोटर को इसलिए अंडरमाइन करते हैं कि वो कहते हैं, ओह हो, वो तो जाहिल है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल एजुकेशन की बात है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लिटरेट हो तो आपकी पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो सही नहीं। सो हम वी मस्ट ऑलवेज ट्रस्ट द वोटर, even if he is not educated, we must trust his choice or her choice. Everybody has a right to that choice, और पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है। Democracy is not only about numbers. Democracy is also about inclusion. Democracy is also about patience. Democracy is also about right kind of processes and policies. So yes, numbers, it's a beginning point. जो फर्स्ट ऑफ कोर्स स्टेप है कि आपको नंबर्स चाहिए टू मेक इट टू यू नो मेरे पास नंबर्स ना हो या मेजॉरिटी ना हो तो मैं पार्लियामेंट में ना हूँ। पार्लियामेंट में अगर वजीर आजम के पास नंबर्स ना हो तो वो नो कॉन्फिडेंस हो जाए। अगर स्पीकर के पास नंबर्स ना हो तो वो स्पीकर नहीं रहेगा। तो नंबर्स इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उस जमहूरियत को चलाने के लिए आपको फिर क्वालिटी देनी होती है, आपको इंक्लूजन देना होता है, आपको इंश्योर करना होता है कि आप बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यू नो आपके गरीब लोग, अगर आप उनको नहीं संभाल सकते, आपके वही लोग जिनको आप रेफर कर रहे हैं, दोज हु हैव नॉट हैड फॉर्मल स्कूलिंग, दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ, इन सबको हमें शामिल करना है सिस्टम में, उनके लिए सोचना है, उनको उनको आगे लेके आना है। ये जमहूरियत का नाम है। तो हमें पसमानदगी को भी एड्रेस करना है। सो आई थिंक दिस इज अ फॉल्स क्वेश्चन के टू से कि भाई अगर आप पढ़े लिखे नहीं है या मुल्क में लिटरेसी है तो वो जमहूरियत नहीं है। वो जमहूरियत कायम होती है, और जो बंदा है अगर वो लिख पढ़ नहीं सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास चॉइसेस, डेमोक्रेसी फॉर मेकिंग द राइट चॉइसेस, उसके पास वो अहलियत नहीं है वो राइट चॉइसेस करे। हर वोटर अपने तरीके से राइट चॉइसेस करेगा। मेजर इशू इज द मोस्ट सीरियस इशू दैट आई थिंक इज कि क्या उस वोटर की वो जो वोट को इज्जत दो वाला नारा था, अनफॉर्चुनेटली वो तो बहुत ही उसका बेचारे का पता नहीं क्या असर हुआ है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि is that vote counted? And that is where our institutions come in, because every other election in Pakistan is controversial because most people feel their vote is not counted. Most people feel. A lot of people feel that, I mean, it's happened with our party, it may happen with another party. Today, PTI feels that. We used to feel that our vote was not properly counted in 1988. I thought BB Shahid had a bigger majority, it didn't get, and so on. Second question, madam, concerning the model of democracy is that whoever comes up for the elections, he has to invest a very heavy amount for the political campaigning, etc. और उसको बहुत साल लगते हैं इस मकाम तक पहुंचने के लिए कोई इलेक्शन कंटेस्ट करे, तो वो फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है इन दिस वेंचर। फिर इलेक्शन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिमांडिंग वेंचर होता है। क्या ड्राइव होती है यूजुअल पॉलिटिशियंस की, कीपिंग यू असाइड, आप तो रोल मॉडल हैं, यूजुअल जो पॉलिटिशियन जिनसे आपका कम अक्रॉस होता है, उनका क्या अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर होता है टू बी इन दिस अरीना? एंड देन क्या ये क्वेश्चन उनके जहन में नहीं आता होगा, या क्या वो इस बारे में नहीं सोचते कि जी हमने इतना पैसा लगाया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ये हमने लगाया आखिर क्यों है? That's a very important question. As far as I'm concerned, because I've seen my father, contest elections.
एंड हमारे बहुत हम्बल ओरिजिन्स हैं, हम कोई वडेरे नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास बड़े घर नहीं सो हम वी कंटिन्यू टू बी हम्बल। और हमने ये भी देखा, भुट्टो की जमहूरियत देखी। My father entered politics in, और वो तो फिर मिनिस्टर बन गए 1971 के इलेक्शंस में वो आए थे, तो उस पर पीपल्स पार्टी का वेव था। वो पीपल्स पार्टी की टिकट मिलना मीन्स कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना था, क्योंकि पार्टी का मैनिफेस्टो ने आपको जितवाया, पार्टी के एजेंडा ने, पार्टी के वेव ने आपको जितवाया। तो बहुत सारे और असम्पशन भी यही होती है कि पार्टी आपको जितवाएगी, लेकिन अब इस वक्त ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज ऐसे हुए जहाँ पार्टी इतनी शायद उसका इतना नैरेटिव नहीं सेल करता होगा, या उसके वोटर्स इतने नहीं होते, वहां पर आपको खर्च करना होता है ऑब्वियसली, या दैट यू हैव टू वर्क यू नो। लेकिन हम लोग क्योंकि सिंध में हमारी सियासत है, यहाँ क्योंकि पार्टी पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है, तो हमें अगर पार्टी का टिकट मिलता है तो इतना खर्च नहीं करना होता जितना लोग अस्यूम करते हैं कि बहुत खर्चा होता है। इतना खर्च नहीं होता। अम, और खर्चे हो सकता है लोग करते हों, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आई फील कि अगर आपका पार्टी सिस्टम स्ट्रांग है, पार्टी का मैनिफेस्टो स्ट्रांग है, तो फिर आपको पार्टी जितवाती है और आपको खर्चे इतने नहीं करने पड़ते। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हलकों में लोगों को खर्च करना पड़ता है। सेनेट में भी कुछ ऐसे माजी में प्रेसिडेंट सेट हुए हैं कि सेनेट में भी लोग कुछ खर्च करते हैं। एमएनएज एमपीएज के कुछ ऐसे हलके होते हैं जहाँ पर शायद पार्टी स्ट्रांग ना हो, तो वहाँ पर भी खर्च होता है। अम, लेकिन हमारा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप हम्बल ओरिजिन्स में रहकर भी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये इशू पार्टी फंडिंग का, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपको इस मुल्क में करप्शन का खात्मा करना है, तो फिर आपको ये स्टेज जो आपको इलेक्शंस के लिए खर्चे करने होते हैं, फिर यू नो ये पॉलिटिकल लाइफ में आपको जो खर्चे करने होते हैं, ये सारी इन सारी चीज़ों का आपको तोड़ निकालना है। एक जैसे वेस्ट में जहाँ आप रह रहे हैं यूएस में, वहाँ फंड रेजिंग बहुत अहम होती है, और हर इलेक्शन, इनफैक्ट मैंने जो मुझे पता है, आपको भी इल्म होगा कि कांग्रेस की हर 2 साल की इलेक्शन होती है, तो वहाँ कभी भी मेंबर कैंपेन, ऐसा टाइम नहीं होता वो कैंपेन ही करता हो, ऐसा टाइम कभी नहीं होता कि वो फंड रेज ना करता हो, क्योंकि 2 साल तो इतना शॉर्ट है। सो इज कॉन्स्टेंटली कैंपेनिंग, कॉन्स्टेंटली, इट्स अमेजिंग हाउ दे डू इट, आई डोंट नो हाउ। लेकिन फंड रेजिंग का एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है। आगे जाकर हमारी जमहूरी सिस्टम में भी फंड रेजिंग, जो पार्टी फंड्स हैं, पार्टी कैसे फंड रेजिंग करे, किससे पैसे ले सकती है, किससे, क्योंकि स्कैंडलाइज भी बहुत करते हैं अगर पार्टी के हवाले से जैसे पीटीआई का एक फंड रेजिंग के ऊपर एक केस हुआ कि उन्होंने ओवरसीज से पैसे ले लिए, या इधर से ले लिए, उधर से ले लिए। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा कि पार्टीज जो हैं वो कैसे फंड रेज करें, और फिर कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे फंड रेज करें। मैं भी, जैसे मेरा इलेक्शन था, बहुत लोगों ने मुझे डोनेट किया, किसी किसी ने आके मुझे पोस्टर्स दे दिए, 50,000 की वो भी डोनेशन थी। किसी ने आके मेरा जलसा करवा लिया, वो भी एक डोनेशन ही थी। किसी ने आके मेरे लिए दावत कर दी, वहाँ सारा लोग आ गए, वो भी एक डोनेशन थी। तो लोगों ने काइंड में भी डोनेट किया। मैं समझती हूँ कि अगर मेरे इलेक्शन का खर्चा अगर 1 डेढ़ 2 करोड़ थे, तो पब्लिक ने और लोगों ने शायद उसका 70-80% उन्होंने खर्च किया, और बाकी फिर मैंने किया। वाह! मैडम, आपने मैनिफेस्टो की बात की। मैनिफेस्टो की हमारे मुल्क में कितनी अहमियत है? क्या वाक़ई मैनिफेस्टो की बेसिस पर वोट माँगा तो शायद जाता होगा, क्या वोट दिया भी मैनिफेस्टो के बेसिस पे जाता है? और क्या 5 आफ्टर 5 इयर्स की ये असेसमेंट इवैल्यूएशन होती है कि सी दिस इज़ व्हाट वी हैड प्रॉमिस्ड एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव डिलिवर्ड एंड देयरफॉर वी साइन आउट? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैनिफेस्टो की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जो हमारी पार्टी की बुनियाद थी 70 की दिहाई में, वो मैनिफेस्टो की बुनियाद थी। पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसने वेव क्रिएट किया। भुट्टो साहब ने 3 चीज़ें प्रॉमिस की लोगों को, रोटी, कपड़ा, मकान, और ये हमारा मैनिफेस्टो था। तो मैनिफेस्टो जितने भी बड़ी किताब हो, उसका छोटा स्लोगन होता है। और फिर उससे वोटर जो है, जैसे आपने लिटरेसी की बात की, लेकिन वोटर बहुत शार्प होता है। वो ये देखता है कि ये पार्टी के आने से मुझे क्या फ़ायदा होगा।
मेरे गांव को क्या फायदा होगा, मेरे बच्चों को क्या फायदा होगा। इस मुल्क तो बहुत ऊपर है, द इंडिविजुअल वोटर थिंक्स ऑफ हिज और हरसेल्फ। तो उसमें फिर मैनिफेस्टो, एवरीबडी लिसन्स टू द मैनिफेस्टो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैनिफेस्टो ऐसे हम आर्टिकुलेट करें कि हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। बड़ी बड़ी किताबें हम लिख देते हैं, मैंने खुद अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी में कंट्रीब्यूशन की है, और मैं वेरी गुड विद रिसर्च एंड कंपैरिजन एंड वो तो मैं लेके आ जाती हूँ, लेकिन फिर पार्टी लीडर उसको कैसे कम्युनिकेट करता है, दैट इज व्हाट देन वो तो आप देखें, एक बुनियादी बिस्किट का एड भी अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसका, तो ये तो पार्टी का और उसका एक होता है स्लोगन, और ये वो तो मैनिफेस्टोज आर सेंट्रल to every party and to every election, and I think most parties would take them very very seriously. ये है कि हम ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं, मैनिफेस्टो बनाने के वक्त हम कॉस्टिंग नहीं करते, उसको प्रोजेक्ट में हम कन्वर्ट नहीं करते, तो मैनिफेस्टोज में शॉर्ट कमिंग ज़रूर होती हैं, लेकिन विजन ज़रूर है। विजन जो है, जैसे हमारा मैनिफेस्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इट्स वेरी सोशल वेलफेयर बेस्ड। तो हमने इस दफ़े घर प्रॉमिस किया, वो हम डिलीवर कर रहे हैं। बिजली प्रॉमिस की, उसके ऊपर भी बात हो रही है, तो डू टेक अ मैनिफेस्टो सीरियसली। और माय चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो बहुत ही इसको सीरियसली लेते हैं। ही ट्राइज टू फॉलो इट बाय द बुक। दिस डजंट ऑलवेज हैपन बिकॉज इतने कंस्ट्रेंट्स है पाकिस्तान में, मैनिफेस्टो फॉलो करना इज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज आप एक विश लिस्ट दे देते हैं, लेकिन जब आपको ग्राउंड रियलिटीज मिलती हैं, हर हुकूमत आती है उसको बैंकरप्ट सिस्टम मिलता है, उसको IMF के शिकंजे में वो होता है, उसमें आपकी इतनी लिमिटेशंस होती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके हाथ पैर ऑफन बंधे हुए होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, सो नॉट एवरी मैनिफेस्टो इज फॉलोड टू द बुक, बट आई थिंक इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा मैडम, एक बुनियादी बात जो हम लोग इलेक्शन पॉलिटिक्स में देखते हैं कि वन हैज टू बी सॉर्ट ऑफ पीपल प्लीजर। वो लोगों को बस हर वक्त खुश रखना, विच इज आई बिलीव एक इम्पॉसिबल टास्क है। सो हाउ डू यू रियली अचीव इट, और हाउ वाइज इज इट? मतलब हमेशा जो है वो हमारे पास हर वक्त हाँ नहीं हो सकती, हर वक्त हमारे पास देने को ये जॉब नहीं हो बहुत बड़ा सकती, चैलेंज है। और बंदे को सिर्फ अपना फायदा चाहिए। वो आके सिर्फ उसने आपके सामने डिमांड रखी है, तो आप एक जीनी की तरह अगर आपने फुलफिल कर दी तो वोट आपका, वरना आई एम सॉरी। इस चैलेंज को कैसे ये कोप अप करते हैं? बहुत आपने अगेन अनदर क्वेश्चन दैट आपने एक वो जो हमारी पल्स है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव की उस पे आपने ना की है। ये इट इज ट्रू दैट एवरीवन हु कम्स विद अ विश, और हमारे हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के ये डायनामिक्स हैं कि वी हैव अ ह्यूज यूथ पॉपुलेशन, एंड दैट यूथ पॉपुलेशन अनफॉर्चुनेटली ना उसमें कोई स्किल्स हैं, ना उसकी करियर के लिए कोई रियासत ने सोचा है, ना उनको डिविजन्स, जिस जर्मनी में आप डिवीजन करते हैं, फखशूले होchschule, मतलब there's two types of schools, one is for brain boxes like yourself, the other is कि जो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते तो उनको स्किल्स में ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिविजन्स हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स है उसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। इट्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, बट देर आर डिफरेंट, हम पीपल हैव डिफरेंट स्किल्स। हो ये सारे सिस्टम्स हमारे पास जो है वो माशरे में नहीं है। सो जॉबलेसनेस इज लाइक नंबर वन इशू। एवरी यंग पर्सन थिंक्स कि उसका MNA उसको जॉब दिला सकता है, एंड देयर इज नॉट, और हम इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली वी प्रॉमिस द मून। हम ये तो कह नहीं सकते इलेक्शन में मैं अपने कैब में आपको जॉब नहीं दूंगी, तो मैं कह ही नहीं सकती। मैं तो ये कहूंगी मैं आपको जॉब दूंगी, लेकिन जब मैं पावर में आ जाती हूँ, MNA बन जाती हूँ, मेरे पास जॉब्स तो होते नहीं हैं, तो मैं फिर कैसे बच्चों को समझाऊं कि भाई मेरे पास जॉब्स नहीं है, लेकिन लोग कन्विंस नहीं होते। सो इट इज एवरी डे यू हैव टू गो थ्रू दैट रिगर ऑफ ट्राइंग टू निगोशिएट। आज एक मेरा वोटर आया, बहुत गुस्से में था वो, आपसे आने से पहले मेरे पास इधर कराची में भी बेचारे यंगस्टर्स पहुंच जाते हैं, तो वो खूब उसने सुनाई मुझे कि आप लोग वोट लेके जाते हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं उसको क्या कहती। तो ये इशू है, एंड सम ऑफ देम वुड अंडरस्टैंड कि यस मैंने साहिबा वाकई सच कह रही है, जॉब नहीं है। अदर्स विल नॉट अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स पीपल नेवर गिव अप होप, दे विल की, बिकॉज हम तो उनका पहला
फ्रंट है ना, वो पार्टी लीडर तक के पास तो नहीं पहुंच सकते, वजीर के साथ भी नहीं पहुंच सकते, मेरे पास आसानी से आ जाएंगे। तो हम लोग फिर और उसको डाइवर्ट करते हैं चीज को। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड इन्वेंटिव वेज टू सेटिस्फाई, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। जरूरी नहीं है कि मैं उस बच्चे को उसकी मर्जी का जॉब नहीं दे सकती, तो मैं उसको एक डायरेक्शन नहीं दे सकती, मैं उसको डायरेक्शन दे सकती हूँ। मैं उसको कहती हूँ, अच्छा आप अगर आपको चले मेरे पास जॉब्स नहीं है, बट हाउ अबाउट एक बच्चा मेरे पास आया रोता हुआ कि मुझे जॉब, मैडम जॉब दे दें, और फ्लड्स का अफेक्ट था, डिस्ट्रॉयड टोटली, सो इज क्राइंग एंड सेड आप मुझे जॉब देंगी। मैंने कहा मेरे पास बेटा अभी सरकारी जॉब तो है नहीं। I just asked him, I said, what is your skill? तुम्हें अच्छी चीज क्या आती है? उसने कहा मुझे बन कबाब बहुत अच्छे बनाने आते हैं। तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट, जब तक तुम्हें जॉब मिले मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी, लेकिन जब तक तुम्हें जॉब मिले हाउ अबाउट यू? तो इसे मैडम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर इधर उधर से चंदे वंदे करके ना सेट हिम अ लिटिल बिजनेस, एंड नाउ ही अर्न्स लाइक 1500 रुपीज अ डे, कभी कभी उससे भी ज्यादा, एटलीस्ट उसका पेट जो है ना उसका। सो लिटिल थिंग्स लाइक दैट यू कैन डाइवर्ट, विच इज व्हाट वी हैव लर्नड ऑन द जॉब। लेकिन ये जरूर है कि लोगों की फ्रस्ट्रेशंस ऑन द डेली बेसिस और बहुत दुख भी होता है कभी कभी। समटाइम्स आई फील आई एम अननेसेसरली टफ ऑन देम ऑल्सो। कभी कभी हम डायरेक्ट रिफ्यूजल कर देते हैं, विच इज नॉट वेरी नाइस आई थिंक, बट आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। उनको भी फिर एंड में पता होता है कि लिमिटेशंस क्या होती है, सो इट्स अ कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन दैट यू डू, एंड बट आई फील कि देयर स्टिल अ लॉट वी कैन डू फॉर देम। अगर हम उनको वो चीज नहीं दे सकते, इफ दे वांट यू नो something big, we can offer them something much smaller and they can. मैडम, एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि मज़हब की बुनियाद पर ममालिक जो है वजूद में आने चाहिए जबकि उनका कल्चर बहुत डाइवर्स हो? बिकॉज जब कल्चर में डाइवर्सिटी होती है तो आपकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, मेरी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, मेरा सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा। हाउ कैन वी सिट टुगेदर ऑन समथिंग विद सच डाइवर्सिटी? ऑल्दो बड़ा बहुत ही अच्छा जो सा जुमला यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट इज दैट रियली प्रैक्टिकल? See, no, I am not, this is a question that, scholars can sit across and debate forever. Pakistan came into being at a juncture, जब decolonization हो रही थी, और बरतानिया इस वक्त जो उसने काफी बड़ा एरिया दुनिया का अपने एक कंपनी बना के उन्होंने काफी कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम कभी कैसे देयर वाज दिस ग्रैब फॉर पावर इन यूरोप, और ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस था और एक वैक्यूम बन रहा था, और उस वैक्यूम में ऑब्वियसली डिवीजन क्रिएट हुआ, जो मैं समझती हूँ कि अगर मुसलमानों और हिंदुओं में ये डिवीजन क्रिएट हुआ तो उसमें भी कॉलोनाइजेशन का जरूर उसमें रोल था, बिकॉज दे क्रिएटेड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विद इन दैट। लेकिन उस वक्त की रियलिटीज जो थी उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान बना। अब थ्योरेटिकली ये हम कहें कि क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, और अब जब बांग्लादेश बना तो पता चला कि रिलीजियस आइडेंटिटी इज नॉट द ओनली आइडेंटिटी दैट बॉन्ड्स यू, और अगर रिलीजियस आइडेंटिटी वाज समथिंग दैट बॉन्डेड पीपल, तो इस्लामिक ममालिक में सिविल वॉर्स नहीं होती हैं। इस वक्त आपका सारा कुछ इस्लामिक कंट्रीज में सिविल वॉर्स भी चल रही हैं, फॉर दैट मैटर क्रिश्चियन उसमें भी, अगर यूक्रेन इज क्रिश्चियन, so is Russia, but they're fighting. So, but at that time, an identity was created at a particular juncture. And then, through the decolonization process, Pakistan ban gaya. And ideologically, there could be, different ways of looking at that, but I think that we are a country now, और वो जो हमारे कायद हैं उन्होंने एक विजन दी, and he gave a vision of what is for me comforting. A lot of our religious parties may not agree, but he had envisaged a secular country. And I personally think, and again this could be debated, I've said it different times, that people get surprised when I say it. I said,
I believe that Islam is a secular religion. And it is a secular religion because 1400 years ago, the Prophet came up with a model of equality. He gave a model of non-discrimination. He gave a model of gender rights. So even within the Islamic framework, we can speak of secularism. That's what I think. और जो मजहब को इस्तेमाल करके और फिर हम तफरकी क्रिएट करें या हम वायलेंस करें, ये मजहब इजाज़त नहीं देता. एंड फॉर मी इस्लाम इज अ प्रोग्रेसिव रिलीजन. Progressive means at that time it was ahead of its time, but I think that Islam is a religion that progressive अपने वक्त के साथ साथ evolution जो इज्तिहाद वाली मीनिंग है. Many religious scholars would not agree with me, but that's what I think. और क्योंकि हमारी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पार्टी की उसमें इस्लामिक है, तो इस्लामिक फ्रेमवर्क में ही हम चीज़ें देते हैं. इसी इस्लामिक फ्रेमवर्क में माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी हैं, इक्वालिटी की बुनियाद पर भी है, मसावात है. और हम और भी मगरबी ममालिक में जब बरतानिया देखें, वो कौन सा उस सेंस में कोई सेक्युलर स्टेट है. इट इज़ अ सेक्युलर स्टेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिश्चियनिटी, बिकॉज आर्च बिशप और क्वीन का आपको पता है ना कि वो क्वीन को जो बनाता है, क्वीन या बादशाह को जो बादशाह बनाता है, वो तो आर्च बिशप बनाता है. तो वो तो बहुत ही रिलीजियस है उस सेंस में, और बहुत और भी मोनार्कीज यूरोप में इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिश्चियनिटी. मैडम, ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो इतना बर्डन है नेशनल ट्रेजरी पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम या कोई क्रिटिसिज्म उस वक्त नहीं होता अगर वो परफॉर्मेंस या डिलीवरेंस कर रही होती. एक पॉलिटिशियन के असेसमेंट या इवैल्यूएशन तब हो जाती है जब वो 5 ईयर टर्म के बाद दोबारा आवाम के पास जाता है. एटलीस्ट प्रिंसिपली ये है कि आवाम उसको इलेक्ट नहीं करेगी अगर उसने परफॉर्म नहीं किया हो तो. मगर ब्यूरोक्रेट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं हो पाती. ये तो चले हमारे पास नैब है कि उसके अगर अकाउंट में पहले 30 लाख थे, अगले महीने 3 करोड़ हो गए, तो वो कैसे हुआ वो तो असेस हो सकता है. मगर वो 9 से 5 दफ्तर में बैठा कर क्या रहा है, उसने अपने टारगेट्स कितने मीट किए, उसने सिस्टम में वैल्यू कितनी ऐड की, इसके असेसमेंट का क्या सिस्टम है? देखिए, हमारे पास बहुत कम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म हुआ है. वी आर स्टिल ट्रैप्ड इन दैट colonial mode, जहाँ ये brown sahibs create होते थे. And you know that the colony was run through these brown sahibs. और ये जो civil service का जो structure है, the Federal Service Commission and the Provincial Service Commission, ये जो structure है, ये अभी तक उसी mold में चल रहा है. हमें इसको रिफॉर्म करने का न मौका भी नहीं मिला और इन्होंने भी हमें करने नहीं दिया. ये जो 22 ग्रेड 21 ग्रेड वाले बैठे हुए. तो आई थिंक ब्यूरोक्रेसी नीड्स मेजर ओवरहॉल इफ यू हैव टू डिलीवर. Locally, for instance, I'm also somebody who started local politics में. You need very effective officers because locally आपको technical skills चाहिए, आपको underground development करनी है, आपको बिजली के थंबे लगाने हैं, आपको सूरज लाइन्स ले करने, आपको 3 layers of lines, बिजली की लाइनें भी अंडरग्राउंड, तो सूरज की लाइन भी अंडरग्राउंड, तो पानी की लाइन भी अंडरग्राउंड, तो आपका स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी अंडरग्राउंड. तो आपके पास स्किल्स ही नहीं. एंड दैट इज again the bureaucratic, so we have not been able to have skill based specialized based cadre of bureaucrats. अगर energy है for instance, तो आपका पहले तो एनर्जी, अभी हो सकता है कोई स्किल्ड एनर्जी सेक्रेटरी हो, वरना तो CSS का बंदा जिसने MA BA पास किया, ह्यूमैनिटीज और इंग्लिश और ये सारा पास करके आ गए, तो उसको क्या पता है एनर्जी का. सो आई थिंक वी हैव नॉट हैड स्पेशलाइजेशन. I think bureaucracy में it needs reform. In assessments तो इनकी होती हैं. मैंने भी बहुत, जब मैं नाजिम थी खैरपुर की, तो ये assessments को उनको क्या कहते हैं, ACRs बहुत होती हैं, लेकिन ये ACR सिफारिश से AAA लिखवा लेते हैं सारे के सारे. तो उनकी भी वो अफादियत और उसका भी वो सिस्टम नहीं है. So I think one of the things that I keep and we keep raising it in the parliament is civil service reform. इसके ऊपर काम भी हुआ है, मुख्तलिफ इन्होंने कायम किए हैं गवर्नेंस रिफॉर्म कमिटीज, जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म है, और कुछ कैडर्स आप ऐसे स्पेशलिस्ट क्रिएट
करें उसमें। सो आई थिंक इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। हो सकता है उस पे काम हो रहा हो। अभी मैंने इतना सीरियसली एग्जीक्यूटिव, आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ओनली व्हेन आई वाज नाज़िम, सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस गवर्नमेंट. Maybe they are working on it, but it's something that really needs work. Or not just from one government doing it, but every government has to look at civil service reforms. मैडम, सिंध का हम एजुकेशन सिस्टम अगर देखें, अच्छा एजुकेशन सिस्टम एक बात है और एजुकेशन पे ऑन ग्राउंड हो क्या है वो दूसरी बात है। मैं देखता हूँ सिंध गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत फंड्स एलोकेट करती है, दिस दैट, बट उसके बावजूद भी रिजल्ट हमारे सामने आज तक नहीं आ पाया है। इसमें मैं गवर्नमेंट को तो चले क्रिटिसिज्म भी हो जाए, सपोर्ट भी हो जाए, एक्सवाइज़ेड, मगर मैं ये समझता हूँ कि ऑन दी अदर हैंड भी प्रॉब्लम ज़रूर है, जैसे ताली दो हाथों से बजती है। मैं सिंध में लोगों को मेहनत करते हुए या मेहनत का जज़्बा वो नहीं देख रहा या तालीम की तरफ रग़बत नहीं देख रहा। क्या आपकी इस बा ऐसा समझती हैं? और क्या जब आपको लगता है कि लोगों को भी इसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इस मामले में करना चाहिए, या वो इतना रेडी इस मामले को नहीं देख रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या इस पे कोई एहतजाज इस तरह नहीं करेंगी गवर्नमेंट उसको आगे अटेंशन दे? वेयर डू यू थिंक द प्रॉब्लम लाइज़? देखिए, जब मैं 2002 में नाज़िम बनी ना अपने इलाके की, और नाज़िम बल्दियात लोकल पॉलिटिक्स, तो मेरे माइंड में भी आपके सवालात थे कि लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मेरे माइंड में ये था मेरे बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते, जो है गाँव वाले लोगों को चाहते हैं कि लड़कियों का स्कूल ना बने। लेकिन जब मैं बैठी आपकी तरह टेबल के पीछे और मेरे आगे ये पूरा ऐसे, अभी भी बोलते ग्रुप आ जाए, वो कुर्सियों पर नहीं बैठते, मेरे इर्द गिर्द आ जाते हैं बिकॉज दे वांट टू बी क्लोज टू देयर लीडर। तो मैं तो खैर उस वक्त आई वाज सिटिंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो मेरे पास मर्द आके बच्चों के स्कूल मांगते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी मेरे इतने टाइम में मैंने कोई ऐसा मुझे फीलिंग नहीं हुई कि कहीं भी कोई भी गांव में, गांव का हम कहते हैं सिंधी में चंगोमोर्स, गांव का जो एल्डर है या कोई वडेरा है या कोई सरदार है, मैंने कभी नहीं देखा कि उसने तालीम के लिए कहा कि ना पढ़ा। सो इट इज ऑलवेज अ सप्लाई इशू, विच मीन्स कि हुकूमत जो है वो शायद स्कूल रिसोर्सेज की वजह से या और कमी कोताही की वजह से वो स्कूल नहीं दे पा रहे, या वो टीचर नहीं भेज रहे। आज सबसे बड़ा मेरे लिए पॉलिटिकल इशू हल्के में ये है कि हमारे पास उस्ताद नहीं है। सारे वक्त उस्ताद पे लड़ाइयाँ होती है, ये उस्ताद अच्छा है, ये मुझे चाहिए, दूसरा गांव वाला कहता है ये उस्ताद अच्छा है, ये मुझे चाहिए। सो इट्स a supply issue, and thankfully Sindh government since the past decade or so they have made this explicit. 2 decades when my father was a CM, they decided कि हम जहाँ तक उस्ताद की बात है मेरिट के अलावा कुछ नहीं होगा, एंड दे हैव स्टक टू दैट। तो आई थिंक एक अच्छा चेंज तो आया है कि उस्ताद अब मेरिट है, पहले तो ये नहीं था। पहले कभी कभी हम खुद भी सियासतदान ऑर्डर्स दे देते थे उस्तादों को, देखते थे इंटर मैट्रिक के दे दिया, अभी नहीं। अभी आपको यू हैव टू गो थ्रू द रिगर्स ऑफ नॉट वन बट सेवरल steps before you become a teacher, and they're all well qualified. तो ये स्टेप तो अच्छा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़े चैलेंज है, रिसोर्सेज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक स्ट्रक्चर, तालीम का स्ट्रक्चर कौन होना चाहिए, कौन पढ़ाए, किस लेवल पर पढ़ाए, किसके पावर्स हों, डीडीओ पावर्स किसके पास हों, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट किसके पास हो, पावर ऑफ डिस्मिसल, इस पे I think somehow when we get the right combination, only then will we have. But I think education की demand है, it's a supply issue. Quality education is a serious issue, and the structure of education or the system of education कि कितना decentralized हो, नहीं हो, private education कैसी हो, affordability in education, transportation of children, because कभी-कभी primary school जो है इतने छोटे बच्चे आप नहीं expect कर सकते कि आपको 1 किलोमीटर walk करके जाए, transport होती नहीं है। There's so many issues. ये है, this is the system of education. Once we resolve this and come around this, I think we will make a break. Inshallah. Madam, एक Chinese proverb है, give a man a fish, feed him for a day. Teach a man to fish and feed him for a lifetime. 2 decades से जो है वो एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है जो हर महीना एक मखसूस रकम सिंध के अक्सर खवातीन को खास तौर पर देता है। मैडम, क्या ये मॉडल वाकई आइडियल है और क्या इसने 20 साल में आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिया है?
और क्या हम इसको ऐसे ही चलाते रखेंगे इंस्टेड इसके बजाय जितना ये बजट इतने सालों में 20 सालों में इस प्रोग्राम को एलोकेट हुआ है, अगर इसके बदले अगर हम कोई कारखाना लगा देते या कोई टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हर इलाके में बना देते, तो क्या वो बेहतर ना होता? जी। अच्छा देखिए, जब ये प्रोग्राम एनविजिज हुआ था, ये भी वही प्रोग्राम है जो शहीद बीबी के मेमोरी में बनाया गया था, और उस पर ज़रदारी साहब ने ये फैसला किया, जो बहुत ही बेहतर फैसला था, कि क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो सेंटर है घर की, और जो घर की इकोनॉमी है वो तो ख़वातीन चलाती हैं। खर्चे भी हैं वो खुद बचा के रखती हैं, उसको पता है कि मील्स क्या होने हैं, शॉपिंग क्या होनी है, सारा कुछ। तो हम ये जो कफ़ालत देंगे ये तो हम ख़वातीन को ही देंगे, तो 100% ख़वातीन को दे दिया। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप था, जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप था। लेकिन वो प्रोग्राम उस वक़्त के विज़न के मुताबिक ऑल राउंडेड प्रोग्राम था। उसमें एक कफ़ालत थी, उसमें बहुत सारे वो जो वसीला हक़ है, वसीला रोज़गार है, वसीला तालीम है, वसीला सेहत है, ये सारे थे। वसीला रोज़गार भी था उसमें, और उसमें यही था कि उस ज़माने में भी मुझे याद है कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर लोगों को रोज़गार के लिए उन्होंने रिक्शाएँ दी, या पता नहीं क्या-क्या उन्होंने सॉफ्ट लोन्स दिए या इंटरेस्ट फ्री लोन्स उस ज़माने में भी दिए। तो उसकी ओवर द इयर्स उस जो कंपोनेंट है उसको शायद वो प्रोजेक्शन नहीं मिल पाई, लेकिन वो है। इस वक़्त भी मेरी कोलीग है, मेरी फ्रेंड भी है रुबीना, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को चला रही हैं। तो वो इसी को एम्फसाइज़ कर रही हैं, जो आप वाली बात है, जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है और कॉमन सेंस है, तो वो उसी के ऊपर कर रही हैं कि ये कंपोनेंट हम कैसे लेके आएँ कि हम स्किल्स दें, जिन स्किल्स से लोग जो है वो कमा भी सकें और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स हो। हमारा चाहे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे सेहत कार्ड हो या चाहे नौकरी हो, ये सब कुछ रूरल सिंध के लिए होता है। अर्बन सिंध एक लेफ्ट आउट फील करता है, कराची लेफ्ट आउट फील करता है। कराची की खवातीन का इनकम सपोर्ट कार्ड किधर है, राशन कार्ड किधर है, सेहत कार्ड किधर है, कराची के बच्चे के लिए नौकरियां किधर है? ऐसा क्यों? देखिए ये मेरे ख्याल से मिसनोमर है। ये सब बराबरी की बुनियाद में हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो पूरे मुल्क में है। तो जितने सेंटर्स कराची में हैं उतने बाकी हैं। जहाँ तक सेहत कार्ड है वो सिंध में नहीं है। लेकिन अगर हम इदारे देखें तो इस मुल्क के बेहतरीन इदारे, मेरी फ्रेंड है इस्लामाबाद में रहती है, वो अपना सर्जरी कराने कराची आती है। इसी तरीके से कई सारे लोग हैं पंजाब के, वो इधर आते हैं सर्जरी का, NICVT चले जाएंगे, आग खान चले जाएंगे, कुछ जो भी है, SIUT चले जाएंगे तो वो इधर ही आएंगे कराची में। तो मुल्क के बेहतरीन स्कूल यहाँ हैं, बेहतरीन आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस शहर में या मुल्क के 3 बेहतरीन इदारे, लेट्स काउंट देम। फर्स्ट इज़ NICVT, it's based in Karachi, our Sindh government has sponsored it. Second is SUIT, led by Adib Rizvi, Sindh government has sponsored it, 80%, 90%. Indus, it's again Sindh government sponsored, अभी पंजाब वाले कह रहे हैं आप सेटअप करें। इसी तरीके से आपका पोर्ट जो सिंध में ही है और फेडरल गवर्नमेंट उसको करा रही है, वो पोर्ट आपका कराची में है। और क्या ऐसी चीज़ है कराची में कि पूरा के पूरा मुल्क, कहीं भी कोई क्राइसिस आ जाता है लोग कराची आते हैं, कोई भी हो। क्वेटा में कोई धमाका हुआ, लोग इधर आके रेफ्यूज लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हुआ, इधर इट्स द बिगेस्ट पश्तून टाउन इन द वर्ल्ड प्रोबेबली, पेशावर से भी बड़ा है शायद इधर। हमारे रूरल सिंध में बेचारे उस सैलाब में बेघर लोग आए, इधर आ गए। तो कराची को हम ये कहते हैं कि गरीबों की माँ भी है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सिंध हुकूमत कराए, क्योंकि यहाँ पर तो सारे सिटीजन्स तो यहाँ हैं। लेकिन द चैलेंज इज सो एनॉर्मस, एंड लेट मी टेल यू, इट्स द रिवर्स इज ट्रू। अगर रूरल सिंध में इन्वेस्टमेंट्स होती तो लोग इधर का रुख ही नहीं करते। द प्रॉब्लम विद मैसिव अर्बनाइजेशन and the sense of deprivation in urban areas is ironically because of underinvestment in rural areas and massive migration. For instance, I got your point. हमने भी माइग्रेट किया 70s में, और क्यों माइग्रेट किया? मेरी अम्मी कहती हैं अंग्रेजी स्कूल ही नहीं है खैरपुर में, मुझे तो बच्चियों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, तो वो तो she wanted her girls to be educated in good schools, and she said खैरपुर में तो है ही नहीं। And she अगर clearly if she achieved had well, well. if she had like
something like a Marie Convent in Khairpur, she would have never left. रोजगार, अब ये जो लोग उठ उठ के मेरे पास इधर आते हैं, मैडम रोजगार रोजगार रोजगार, मैंने कहा तुम क्यों गांव छोड़ के आए हो? क्या करें, भूख मर रहे थे, यहाँ पर एटलीस्ट आपको रोजी मिल जाती है। अगर वहां जरिया माश होता तो लोग यहाँ नहीं आते और सिटीज पे प्रेशर नहीं होता। तो आपकी जो सिटी जो 70s में थी वो छोटी सी मैनेजेबल सिटी थी, इस वक्त तो कराची मैनेजेबल भी नहीं है। सो आई थिंक दैट equitable distribution of resources, equitable, systems of development, उसमें, but Karachi of course needs massive investment अभी भी, but at the same time अगर हम इंडिया में अगर आप देखें कि उनका अलग मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, अगर हम रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देते ओवर द इयर्स तो कराची की जो इस वक्त ग्रोथ है वो वैसे नहीं होती, एंड कराची वुड बी अ मैनेजेबल सिटी। एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स को मेरे पास डेटा नहीं है, बट आई एम श्योर एक दिन आप जरूर मेयर साहब को बुलाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कराची में इन्वेस्टमेंट्स जो है सिंध हुकूमत ने कितनी की है, कितने अंडरपासेस बनाए, कितने रोड्स बनाए, ना बनाते जाते हैं, कराची बढ़ता जाता है। मगर सेंसस पे नहीं बढ़ता। सेंसिब ओके, दैट इज द वे दे काउंट इट। मेरे हल्के में आपको पता है, मेरे हल्के में भी 30-40 लाख 30 लाख की आबादी है, 25 लाख दिखाए। मुझे पता नहीं है कि कहाँ मेरे 5 लाख लोग चले गए। So census, well, I don't know. This is a long debate, but Karachi ka issue, I think what they did is they counted the date of the people back home. अगर कोई पश्तून 5 साल पहले माइग्रेट किया है और उसने उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन या आईडी कार्ड में वो एड्रेस है, तो उन्होंने उस एड्रेस जाके जहाँ वो वोट जाके करता है। Maybe, but you have to see. But I sincerely think that, of course, the census के ऊपर बहुत debate होना चाहिए. I think overall Sindh has been undercounted. My area has been undercounted. Probably Karachi has been undercounted. I don't know. मैडम, हम देखते हैं कि हर क्राइम के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है अक्सर इधर दैट्स इलिटरेसी और दैट्स पॉवर्टी। अच्छा, अब जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो इस वक्त हमारा मुल्क एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है, वो तो 30 साल से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मगर राइट नाउ हमारे पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें हम जॉब मार्केट देखते हैं या चले एग्रीकल्चर बेस्ड मार्केट भी देख लें, तो आप देखें उसके लिए भी हमें जो है मशीनरी रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल कॉस्ट है। हाउ कुड अ कॉमन मैन हेल्प हिमसेल्फ इन दिस सिचुएशन? सेकेंडली, अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कंपटीशन में एक ऐसी कंपनी मौजूद है कि सारी ज़मीनें तो उसी कंपनी की हैं, सारा बिजनेस उसी कंपनी के हैं, उसको टैक्स भी वहाँ पे है, उसका ऑडिट भी नहीं होता। That creates a havoc, madam. और आप as a parliamentarian, I can see you are a huge critic of the parliament being overruled by the forces in Pindi. But how in the legal framework that can we really make them go back to the barracks? Okay, first of all, I don't think कि crime जो है वो illiteracy और गुर्बत का product है। Okay. आई थिंक इसमें भी एक प्रेजुडिस है इस क्वेश्चन में, अनफॉर्चुनेटली आई फील कि क्रिमिनल जो है वो तो अमीर भी, अब ब्लू कॉलर वाइट कॉलर क्राइम किसको कहते हैं, और अगर इस मुल्क में क्रिमिनल्स की लिस्ट देखें तो वो जो अमीर होंगे वो सर फहरिस्त आएंगे। वो आपका कभी कोई पिक पॉकेट हो सकता है, कोई ऐसा, लेकिन पिक पॉकेट भी करके अमीर बन जाते हैं लोग। तो crime is just something that needs a different kind of an analysis, and उसका reason poverty or deprivation नहीं है, could be one of the causes but not the only cause. But having said that, I think अब आपने jobs की बात की या companies की बात की, देखिए I have been on the finance committee since the past 15 years. Every government हमारी ने कुछ कम दिया था 2008, लेकिन उसके बाद 2013 वाली हुकूमत नवाज शरीफ, इमरान खान, उन्होंने एमनेस्टियां दी। अच्छा, हम लोग ये कहते थे कि आप सबको बराबर की बुनियाद पर करें, और अगर आप एमनेस्टी तो ना दें, अमरात आप सब्सिडीज दें, तो आप इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दें, एग्रीकल्चर को भी दे दें, सो दैट योर इकोनॉमी ग्रोस, लेकिन इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन एमनेस्टीज आती थी, एमनेस्टी स्कीम कोई भी मनी लॉन्डर करके अपने लाखों डॉलर बाहर पार्क कर लेता है तो उसको एमनेस्टी दे देंगे कि तुम वापस आओ, तुमने वो जुर्म किया, हमने माफ किया।
इस किस्म की बेइंतहा एमनेस्टीज जो है हुकूमतों ने दी हैं हम्म, और अमीरों को दी हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स को दी हैं, कभी भी उन्होंने इस मुल्क की मईशत को फायदा नहीं दिया। हम्म, सो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। जहाँ तक आपने ये बात की, ये जो आपने बैरक्स की बात की, देखिए ये इस मुल्क का बहुत सीरियस इशू ये है कि फौज को हम अ, आईनी ढांचे से एक्स्ट्रा वो काम करती है या हर चीज में आ जाती है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ ताली दो हाथ से भी तो नहीं बजती। There have always been willing political forces and support. that support हम्म, the entry. अगर हम्म, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हम्म, की जमहूरियत को डिरेल किया गया, क्या उसमें पीएनए का हाथ नहीं था? जनरल मुशर्रफ केम, उसके बाद पैट्रियट बने, उन्होंने एक उसको पॉलिटिकल, आई थिंक वन डे इस चीज को अगर हमें पुश बैक करना है तो सियासतदानों को tough ऊंचा enough. होना होगा, ऊंचा होना। उनको अपने इमीडिएट पावर का नहीं सोचना होगा। हम्म, आ, उनको इकट्ठे होना पड़ेगा और उनको ये एक दिन फैसला करना पड़ेगा कि हम सियासत हम करेंगे, हम्म, हमारी फौज हमारी हिफाजत करेगी, हम्म, और हम किसी भी जमात में हो, हम किसी भी कोई भी ऐसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें हम हमारे एक बंदे को आउट कर किया जा रहा है कि ये ना हो तो आपके साथ डील करें, इसके साथ मिलकर इसको आउट करें। इस किस्म की हमें पॉलिटिक्स, और ये 2018 में कुछ हद तक हो गया था। 2018 नहीं, 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जैक्टली द सेम थिंग्स वर डिसाइडेड बाय टू बिग पार्टीज कि हम आपस में जो भी करें, हम रास्ता रोकेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक फोर्सेस का। अनफॉर्चुनेटली वो डिरेल हुआ, एक सियासतदान बनाया गया जो आज जेल में है, और आज वही बात कर रहा है जो हमने जी। पहले बात की। और उसकी कितनी लेकिन व्हाट इज द गारंटी दैट दिस विल, दैट पर्सन खुद ना डील कर ले, वो क्या गारंटी? तो आई थिंक ये सब सियासतदानों को, जब तक ये इस पे फैसला नहीं होगा, आई थिंक द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी एट रिस्क। एंड presently also, while we are a democracy, I think we all understand कि फौज को जो एनक्रोच किया है उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेस, उसमें कहीं ना कहीं हम सबका हाथ है। But you think that's an achievable goal? इट हैज टू हैपन। अगर फौज को भी आपको देना है रोल सियासत में, इंडोनेशियंस ने दे दिया है, तो रिटायरमेंट के बाद बेशक आ जाए उसमें। लेकिन द ओनली वे पाकिस्तान कैन मेक प्रोग्रेस इज दैट वी हैव टू, जो आइन है, आइन को फॉलो करना है। आइन में फौज को जो रोल दिया गया है वो करे, आइन में पार्लियामेंट को जो रोल, क्या पार्लियामेंट सिर्फ फौज का हम क्यों कह रहे हैं? क्या पार्लियामेंट अपना रोल अदा कर रही है? क्या एग्जीक्यूटिव अपना रोल अदा कर रही है? क्या जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है? हम तो फौज को डिमोनाइज करते हैं ना कॉन्स्टेंटली, बाकी भी तो देखे ना इदारे। सो आई थिंक एवरीबडी शुड रिमेन इन देयर डोमेन and exercise. The parliament is supreme, but the parliament has to then rise above. And हमारा एक और क्राइसिस जो है इस वक्त, पार्लियामेंट का भी क्राइसिस है कि पार्लियामेंट ऑफन एक्ट्स एज अ रबर स्टैम्प टू द गवर्नमेंट। ये नहीं चलेगा। अगर पार्लियामेंट अपनी थोड़ा अपना पावर दिखाएगी और ओवरसाइट रोल प्ले करेगी तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी कम हो जाएगी। जो हम इतना जुडिशरी को कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म और 26th अमेंडमेंट की बात क्यों होती है, वो इसलिए कि क्योंकि जब पार्लियामेंट कोल्यूसिव हो जाएगी गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के हर अच्छे बुरे एक्शन को ठुपे लगाएगी, तो वो फिर ऑब्वियसली कहीं तो आपको चाहिए ऐसा फोर्स नॉन कोल्यूसिव हो। एंड ऑल्दो जुडिशियल एक्टिविज्म आई डोंट एग्री विद इट, बहुत इस मुल्क को नुकसान हुआ है, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज द पार्लियामेंट अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर होगा। एग्जीक्यूटिव को भी अपनी लिमिट्स समझ में आ जाएंगी और फिर जुडिशरी को भी अपनी लिमिट समझ में आ जाएगी। मैडम, आपने जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की, मैं आई विटनेस हूँ इस बात का कि जब गिलानी साहब को
डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उन्होंने ये वर्जन मेंटेन किया कि हाँ क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते, वरना वो भी जो है वो मुझे को निकाला नारा लगा सकते थे। तो पीपल्स पार्टी ने वाकई अक्सर मौकों पर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बहुत मजबूती से पकड़े रखा है। मगर 71 के इलेक्शन में क्या हुआ था? तब क्यों नहीं किसी और का मैंडेट एक्सेप्ट किया देखिए, गया? मुझे बहुत दुख होता है कि आप उस वक्त पावर में कौन था? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे पावर में, वो तो नहीं थे। तो वो उनको क्यों फैसले करने के लिए आपने कहा कि वो फैसला करें, या क्या उन्होंने फैसला किया? 71 में एक खला था, मुल्क आपका क्राइसिस में था। अयूब खान ने जो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के 2 यूनिट्स बना दिए, फिर आपकी उर्दू नेशनल लैंग्वेज बांग्लादेशीज को एक हिस्ट्री थी उनको एक्सक्लूजन की। इस वक्त हम जो वार्निंग देते हैं कि आप इंक्लूड करें सबको, वेदर इट्स खैबर पख्तूनख्वा, वेदर इट्स बलूचिस्तान, इट इज आउट ऑफ दैट फियर कि ये ना हो कि इतनी दूरियां हो जाएं कि खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाए, वो हम ये नहीं चाहते। तो क्या बलूचिस्तान को इंक्लूड किया गया? द मेजर प्रॉब्लम वाज कि आपने आइन ही नहीं बनाया। अगर इस मुल्क में आइन होता उस वक्त, there was no constitution, so it was all game, might was right. अगर उस मुल्क में को ऐसा आइन होता जिसमें इंक्लूजन होती, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी नहीं बनता। So I think it is a matter of looking at different perspectives. My perspective is that there was a military rule, that power was not transferred, that it was General Yaya's call. Why didn't General Yaya have the assembly in Bhutto Sahib? तो नहीं थे ना prime minister. How can you blame a person who was an elected leader? उस वक्त power was with the military dictator, and it was up to him to transfer power, and he could have transferred the power to the majority, which is what he should have done. Which is what he should have done. There's no two questions about that. Why didn't he do it? Correct, madam. Grateful for your time, madam. Thank you so much. Thanks.